हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हमने देखा कि ब्लड के अंदर या तो आरबीसी या प्लाज्मा, ये दो कंपोनेंट हैं। वो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेकर टिश्यू के पास जाते हैं हमारी बॉडी में, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है, रिलीज होती है, तो उसको वापस एल्वियोलाई तक लेके आते हैं। हमने देखा कि आरबीसी जो है ये 97% तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो केवल 23% CO2 को ही ट्रांसपोर्ट करती है। सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में HCO3 नेगेटिव आयंस के रूप में ब्लड के प्लाज्मा से ही ट्रांसफर होता है। 23% तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी अगर हम बात करें HCO3 आयन के रूप में, ये लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। रिमेनिंग जो आपके है 7% वो डिजॉल्व होके जाती है, CO2 के रूप में ही डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में, और इस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमको ये समझना है कि किस तरह से ये आयंस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है, टिश्यू से ट्रांसफर होगी और पहुंचेगी एल्वियोलाई तक। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको ये जानना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब एक सेल रिलीज करती है, मान लीजिए ये आपके टिश्यू की कोई सेल है, ठीक है, इसने ऑक्सीजन ले लिया होगा, यहां इसने अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस किया होगा, और फिर इसने रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कहां पे आया कार्बन डाइऑक्साइड? ये आया है ब्लड में। इधर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आता है तो इस ब्लड के अंदर एक तो आरबीसी मौजूद है और एक यहां पर प्लाज्मा मौजूद है। ये क्या है? ये प्लाज्मा है। अब देखिए इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन तो है, उसके साथ भी CO2 जुड़ेगी और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगी, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है, केवल 23% CO2 तो ऐसा कर सकती है, 23% तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। यहां पर बाकी जो CO2 आती है वो डिफ्यूज होके आरबीसी के अंदर जाती है। ध्यान देना, CO2 डिफ्यूज होके कहां जाती है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम आपको याद रखना है। आरबीसी के अंदर एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम कहां होता है? आरबीसी के अंदर। और कुछ मात्रा में ये एंजाइम प्लाज्मा में भी पाया जाता है। मेनली ये बनता है आरबीसी के अंदर, ये एंजाइम यहां पे होता है। थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये प्लाज्मा में नहीं होता। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ देता है। देखिए आरबीसी के अंदर भी पानी है, प्लाज्मा के अंदर भी पानी है, पानी तो मौजूद है। तो ये एंजाइम क्या करता है? आरबीसी के अंदर की बात कर रहे हैं, आरबीसी के अंदर CO2 क्या कर रहा है? CO2 वाटर के साथ जुड़ जाता है और ये जोड़ने का काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनको दोनों को जोड़ता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, बन गया। अब ये जो H2CO3 है इसको ऐसे भी नहीं छोड़ता, यही सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको भी आयन के रूप में तोड़ देता है। HCO3 नेगेटिव
प्लस H आयन, ये वाली कंडीशन बन जाती है आरबीसी के अंदर, इनसाइड आरबीसी। ठीक है, ये बन गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ चुका है, ये बना है आरबीसी के अंदर। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है यहां पर चूंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, ये वो कंडीशन है जो इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवा रही है। अगर ये कंडीशन बदल जाए, जैसे यहां मान लीजिए एल्वियोलाई की बात करेंगे, जब हम एल्वियोलाई में बात करेंगे तो वहां लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा। उस कंडीशन में यही सेम प्रोसेस वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी और HCO3 वापस CO2 बना लेगी और CO2 एल्वियोलाई से रिलीज हो जाएगी। ये अभी आरबीसी के अंदर बना है। ठीक है, अब आरबीसी क्या करता है, इस HCO3 को बाहर प्लाज्मा में रिलीज कर देता है। अब इसका मतलब आरबीसी के अंदर नेगेटिव बाहर चला गया तो अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो गया। भाई आरबीसी तो न्यूट्रल रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि उसके अंदर एच आयन ही बना रहना चाहिए। जब ये HCO3 आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आता है तो प्लाज्मा के अंदर NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। हम नमक खाते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में होता है, होना भी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए ये NaCl भी Na और Cl आयन के रूप में टूटता है और नेगेटिव अगर अंदर से बाहर आया प्लाज्मा में तो प्लाज्मा का Cl आरबीसी के अंदर चला जाता है ताकि आरबीसी में नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल हो जाए। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस होता है और ये ऐसा होता है, इसीलिए तो नमक खाना चाहिए। आयोनिक बैलेंस हमारे बॉडी में होना चाहिए, आयोनिक बैलेंस करता है सोडियम क्लोराइड, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। हाँ, और इधर केवल कौन बच गया, सोडियम बच गया। अब इधर से ये नेगेटिव आया तो कहीं ना कहीं ये भी क्या बना लेता है, NaHCO3 बना लेता है प्लाज्मा में। ये क्या बना लिया, NaHCO3। अब ये NaHCO3 वाकई में क्या है, ये HCO3 आयन को ले जाने वाला मीडियम हो गया। ये आएगा इधर एल्वियोलाई के पास और फिर यहां कंडीशन बदल जाएंगी और यहां CO2 फिर से रिलीज हो जाएगा और CO2 एल्वियोलाई से बाहर हो जाएगा। हमको केवल पूरी प्रोसेस में क्या याद रखना है कि अगर ये हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है टिश्यू में, ये टिश्यू में कंडीशन है, तो आप देखेंगे कि टिश्यू में ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है और HCO3 बनता है। ये HCO3 प्लाज्मा में डिफ्यूज होता है और प्लाज्मा से HCO3 एल्वियोलाई में आके CO2 के रूप में ये रिलीज हो जाता है। अब जो हम पहले बात कर रहे थे, यहां से आपको वो चीज समझ में आएगी। हम पहले क्या बोल रहे थे कि यहां H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि H आयन यहां खूब सारे बन रहे हैं। एल्वियोलाई में H आयन कंसंट्रेशन लो होता है, लो टेम्परेचर होता है। यहाँ H आयन की कंसंट्रेशन टिश्यू में हाई होती है, टेम्परेचर हाई होता है। आई थिंक अब आपको ये H आयन कंसंट्रेशन क्यों हाई होती है टिश्यू के पास, अब आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करता है तो H आयन वहां प्रोड्यूस होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, आपको सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है टिश्यू में और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है ये जब वो एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। तो एल्वियोलाई में HCO3 जब आएगा तो यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। यही सेम एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है स्मॉल अमाउंट में और इस प्रोसेस को बैकवर्ड आराम से कर सकता है। और हीमोग्लोबिन भी है वहां पे, एक्चुअली आरबीसी भी है यहाँ पर। आरबीसी तो पूरे ब्लड में रहेगा, हमेशा रहेगा।
तो ये पूरा प्रोसेस आपका चलता रहता है और हम कहेंगे कि 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन HCO3 के रूप में ही होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। हालांकि सोडियम इसके साथ साथ रहता है ताकि यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम ना आए। ठीक ऐसे ही आरबीसी के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए सोडियम क्लोराइड हेल्प करता है दोनों जगह। इधर सोडियम हेल्प कर रहा है क्योंकि नेगेटिव अंदर आ रहा है तो बाहर पॉजिटिव भी रखना है, इतना ही। ऐसे यहाँ पे अंदर पॉजिटिव रह गया तो थोड़ा नेगेटिव वहां पे मेंटेन करके चलना है, और फिर सेम वापस यहाँ पे आके वो की वही बना देंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो ज्यादा रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है। इतना मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि 100 ml ब्लड, ये डाटा मैं एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 100 ml ब्लड अगर ट्रांसफर होता है तो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है टिश्यू के लिए, और 100 ml ब्लड जब टिश्यू से आएगा तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को डिलीवर कर सकता है। तो हम कहते इतना ये डिलीवरी होता रहता है। ठीक है, आई थिंक पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारे चैप्टर का, कि पूरी प्रोसेस को आखिर कैसे कंट्रोल, मैनेज या रेगुलेट किया जाता है। हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पूरा ह्यूमन बींग्स के अंदर हमको 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग अपना होना है। हाँ, जब हम दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, जब हम सोते हैं तो स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी को कब पता चलता है कि हमें अभी ब्रीदिंग तेज करना है या हमको ब्रीदिंग अभी स्लो करना है? कोई ना कोई तो इसको कंट्रोल कर रहा है ना, इसकी स्पीड को, हमारी ब्रीदिंग को। तो बहुत आसान तरीका है इसको समझने के लिए। आप थोड़ा सा समझिए, ओवरऑल पूरे रेस्पिरेशन पर हमारे हाइंड ब्रेन का कंट्रोल होता है। हाइंड ब्रेन का कंट्रोल होता है। और हाइंड ब्रेन का अगर आप थोड़ा सा डायग्राम कुछ याद हो तो ये हमारा ब्रेन, मैं जस्ट एक सिंपल बना रहा हूं। यहां से आपका ये हाइंड ब्रेन शुरू होता है, कुछ इस तरह का एक फूला हुआ पार्ट होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है, और इधर जब हम आते तो एक फ्लावर जैसा ये आपको दिखाई देता है। हाँ? इस तरह से ये पार्ट आपके हाइंड ब्रेन के होते हैं। मैं जस्ट एक सिंपल रफ बनाया हूं। तो ये हाइंड ब्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो ये छोटा सा पार्ट ये पोन्स कहलाता है। ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट जो है ये मेडुला कहलाता है, और ये आपका जो पार्ट है इस तरह का फोल्डिंग वाला फ्लावर जैसा जो बना हुआ है ये सेरेबेलम कहलाता है। सेरेबेलम। तो ये हाइंड ब्रेन में खासतौर पे हम बात करेंगे इस पोन्स की, और हम बात करेंगे इस मेडुला की। हाँ? ये दो पार्ट है जो ओवरऑल पूरी रेस्पिरेशन पे कंट्रोल करते हैं। मेन कंट्रोलिंग जो होता है वो होता है मेडुला का। ये जो है ये मेडुला का होता है। एक्चुअली इसके पास यहां पर देखिए ये नर्वस सिस्टम के अंदर भी ब्लड सप्लाई होता है। यहां लगातार ताजा ब्लड आता है और पुराना निकलता है। तो इस मेडुला में एक छोटी सी जगह है, ये मान लीजिए छोटा सा पार्ट है, यहां पर भी ब्लड सप्लाई लगातार हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इस एरिया को क्या बोलते हैं? कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया एक्चुअली मेडुला ही है। मेडुला में ये वो पार्ट है जहां केमिकल को थोड़ा सा सिग्नल मिलता है, सिग्नल लेने वाली जगह है। इस जगह पर जो न्यूरॉन हैं वो न्यूरॉन ये पहचान करती हैं कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। कीमोसेंसिटिव एरिया कहां पर है? मेडुला के अंदर। यहां पर जैसे ही ब्लड आता है तो यहां पर जो सेंसरी सेल हैं
वो ब्लड में ये पहचान करती है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है। ध्यान देना, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक किया जाता है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तो मैसेज तुरंत इस मेडुला को मिल जाता है, और मेडुला के अंदर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है जो एरिया, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इस एरिया को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम सेंटर कहां होता है? ये मेडुला के अंदर होता है। मेडुला के पास में और क्या होता है? कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। तो कीमोसेंसिटिव एरिया में जैसे ही सिग्नल मिलता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो ये सिग्नल सीधा पहुंचता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो मौजूद है मेडुला में। ठीक है। और मेडुला में अगर ये मैसेज पहुंचा कि ब्लड में CO2 बढ़ा, तो फिर वो हमारी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, सिग्नल भेज देता है रिब्स की मसल्स को, डायफ्राम की मसल्स को कि आप जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी ताजा हवा अंदर लाओ, गंदी हवा बाहर करो। तो जब आपका मसल्स जल्दी जल्दी काम करना शुरू करेगा, तो अंदर जितना भी एक्स्ट्रा CO2 का लेवल बढ़ा था ब्लड में, वो CO2 का लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि गंदी हवा लगातार जल्दी जल्दी बाहर जाएगी। तो इस तरह से CO2 के लेवल को कम कर लिया जाता है। ये रिदम सेंटर, रिदम मतलब स्पीड को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग की स्पीड को कंट्रोल करता है, रिदम बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी होने लगता है। ये काम कौन कर सकता है? मेडुला कर सकता है। और इसको हेल्प करता है पॉन्स। पॉन्स के अंदर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पॉन्स के अंदर क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बस केवल कुछ नाम याद कर लेना है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां होता है? पॉन्स के अंदर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है? मेडुला के अंदर। मेडुला का रिदम सेंटर कब काम करता है? जब कीमोसेंसिटिव एरिया से मैसेज मिल जाए कि भैया ब्लड में CO2 बढ़ गया है, तब ये काम करता है और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है। और जो पॉन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये भी इस रिदम सेंटर को ही मैसेज देता है कि आप जल्दी से ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ, इंक्रीज करो। एक्चुअली अगर यहां से सिग्नल आया तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, घटाने अगर ये नहीं आया तो अपने आप घट जाएगी, आ गया तो बढ़ जाएगी। तो कितना ये मैसेज आ रहा है उसके हिसाब से ब्रीदिंग रेट बढ़ता रहता है। ये केवल बढ़वाने वाला सिग्नल भेजता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और यहां से ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये लगातार चेक करता है कि ब्लड में CO2 कितना है। इसके अलावा हमारा हार्ट, आपका जो हार्ट है, हार्ट से जो एओर्टा निकलता है, ये जो आर्क बनता है, ये एओर्टिक आर्क जिसको हम बोलते हैं, यहां पर भी वो कुछ सेंसरी सेल होती है जो मैसेज रिसीव करती हैं कि ब्लड में CO2 कितना है। क्योंकि एओर्टा से ही पूरी बॉडी को ब्लड जा रहा है, तो जाने वाले ब्लड में अगर CO2 ज्यादा होगी तो उसका मैसेज तो भेजना पड़ेगा ना ब्रेन को। और खुद हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं कोरोनरी आर्टरी, वहां पर भी ऐसे ही कुछ सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी सेल मौजूद होती हैं जो मैसेज भेजती हैं हमारे मेडुला के लिए। तो यहां से भी सिग्नल आते हैं कि CO2 का लेवल कितना है ब्लड में। और खासतौर पे कीमोसेंसिटिव एरिया से तो मैसेज मिलता ही मिलता है मेडुला को। तो 3 जगह से मैसेज आता है, एओर्टिक आर्क से भी आता है, कोरोनरी आर्टरी से भी आता है, और आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर से आता है। जैसे ही ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं। और जैसे ही CO2 का लेवल डाउन हो जाएगा तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा, तो आपका ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। ध्यान देना, ऑक्सीजन का लेवल चाहे कितना भी बढ़ जाए,
यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्क पड़ता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने से। तो इस तरह से CO2 के लेवल को 3 जगह लगातार चेक किया जाता है, न्यूमोटैक्सिक कीमो सेंसिटिव एरिया के अंदर, एओर्टिक आर्क के अंदर और कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ये हार्ट से सिग्नल आता है, आप ये मानिए ये हार्ट से सिग्नल आता है। हार्ट के अंदर भी वो सेंसर लगे हैं जो लगातार ब्लड में CO2 के लेवल को चेक कर रहे हैं, और आपके हाइंड ब्रेन के अंदर भी वो सेंसर मौजूद हैं। जैसा सिग्नल आता है उसी हिसाब से हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। जब आप रनिंग करते हैं उस वक्त आपकी ऑक्सीजन जल्दी खर्च हो जाती है, CO2 ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है। अदरवाइज आप नॉर्मल रहते हैं। तो इस तरह से पूरा ये रेगुलेट रहता है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम अंडर द सुपरविजन ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट है। पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो मेडुला को ज्यादा ब्रीदिंग करने के लिए मोटिवेट करता है, केवल मोटिवेशन करता है, कंट्रोल तो यही करता है रिदम सेंटर। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको 1-2 थोड़ा नाम याद कर लीजिए, ज्यादा डरने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, चलिए ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। केवल 3 बीमारियों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर के रूप में हम लोग बात करेंगे। डिसऑर्डर सांस लेने से संबंधित जो हमारा ऑर्गन्स है, पूरा सिस्टम है, उससे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। पहला है अस्थमा। पहला डिसऑर्डर क्या है? अस्थमा। नाम सुना होगा, अस्थमा। दमा की बीमारी बोलते हैं, सांस की बीमारी बोलते हैं अस्थमा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, इनकी जो ल्यूमेन है, इनका जो रास्ता है, एक्चुअली ये जो पाइप है ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, ये पिचक जाते हैं। पिचकने के लिए तो कार्टिलेजिनस रिंग भी है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा श्रिंक टाइप हो जाता है। कई बार इनके अंदर कुछ डिपॉजिट भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो फंगस का फिलामेंट इसके अंदर डेवलप हो गया, तो कहीं ना कहीं रुकावट आने लगती है हवा को बाहर और अंदर आने में, और आपकी सांस फूलने लगती है, आप सांस ले नहीं पाते, और कई बार तो इतना ताकत लगा के सांस लेनी पड़ती है कि एक अलग सी आवाज आने लगती है सांस में, एक सीटी सी बिसिल सी बजने लगती है। तो इस तरह का कई बार इन पाइप के अंदर कुछ म्यूकस जमा हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो म्यूकस इसके अंदर जमा हो जाता है, कई बार फंगस जमा हो जाता है, कई बार ये खुद पाइप सिकुड़ जाते हैं। तो कुल मिला के अगर इन पाइप के अंदर कुछ ब्लॉकेज आना शुरू होता है तो उसी को हम अस्थमा बोलते हैं। लंबे समय तक दवाई चलती है, इनहेलर एक्चुअली इसमें यूज होते हैं, सांस के साथ दवाई अंदर खींची जाती है लंग्स में, जो इन पाइप की मसल्स को रिलैक्स करती है ताकि पाइप चौड़े हो जाए और हवा जल्दी से आराम से आना जाना शुरू हो जाए। लंबे समय तक अगर दवाई लेते हैं तो इस खतरनाक बीमारी से हमको मुक्ति मिल सकती है। लाइलाज बीमारी तो नहीं है, लेकिन समय पर इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सांस बंद हो गई तो आपकी लाइफ भी बंद हो सकती है। कई बार अस्थमेटिक अटैक आता है, एकदम से ऐसे ये चिपक जाती है कि आपकी सांस घुट जाती है और आप सांस नहीं ले पाते और आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है। तो बहुत डेंजरस बीमारी है अस्थमा। किसी भी चीज से ब्लॉकेज आ सकता है, म्यूकस ज्यादा बन सकता है, फंगस का यहाँ ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ये नली नॉर्मल जो है वो सिकुड़ सकती है, कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सभी को फिर हम क्या बोलेंगे? अस्थमा बोलेंगे। ठीक है। दूसरा बीमारी होता है एम्फाइसीमा। ये बीमारी भी काफी डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, या जो पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, खासतौर पे पॉल्यूशन से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है एम्फाइसीमा। होता क्या है कि जो आपके एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई में बहुत पतली पतली मेम्ब्रेन ही है,
जो लंग्स की एल्वियोलाई हैं, जो सांस के साथ आपके कार्बन पार्टिकल्स अंदर आ रहे, कार्बन के पार्टिकल्स, वो कार्बन के पार्टिकल्स इनके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इन दीवारों पे, धीरे 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 ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और ये डिजॉल्व भी नहीं होते। और जितना आप सिगरेट पियोगे, जितनी आप गंदी सांस लोगे, उतना ही ये धीरे धीरे इनको पैक कर देता है, जिससे डिफ्यूजन नहीं हो पाती गैस डिफ्यूजन का प्रॉब्लम आ जाता है और ये काला काला पाउडर सा पूरा जमना शुरू हो जाता है आपके हर लंग्स एल्वियोलाई में, ये काला काला पाउडर सा जम जाता है और जिससे प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाता और कई बार तो गलने लगती हैं। ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं और एल्वियोलाई की संख्या धीरे धीरे जब कम होना शुरू हो जाएगी तो आपके लंग्स खराब हो जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। तो बड़ा खतरनाक बीमारी है, खासतौर पे स्मोकिंग करने से ये एम्फाइसीमा होता है, जिसमें लंग्स एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है और जो डिफ्यूजन सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। आई थिंक ये एम्फाइसीमा आपको समझ में आया। तीसरी बीमारी, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है तीसरी बीमारी, जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये क्या चीज है, इसको भी थोड़ा सा समझिए। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जहां लगातार पर्टिकुलेट मैटर हवा में रिलीज होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग है, तो वहाँ जहाँ सीमेंट बनता है तो पूरी हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और वो सांस के साथ लगातार अंदर जाते हैं। कई लोग ऐसा काम करते हैं, वो पत्थरों को काटने वाला काम करते हैं, मशीन से पत्थर काटते हैं तो पाउडर सा उड़ता है उसमें पूरा, तो पत्थर के जो पाउडर हैं वो एकदम उड़ते हैं। और मान लीजिए कुछ खदान खोदने वाले लोग हैं तो लगातार जब पत्थरों को तोड़ते हैं तो बहुत सारा पार्टिकल हवा में उड़ता है और सांस के साथ वो पार्टिकल उनके लंग्स में जाता है। तो चाहे सीमेंट हो, चाहे सिलिका हो, मिट्टी, कई बार धूल मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ती है, इतना डस्ट होता है कि सीधा वो लंग्स में जाके डिपॉजिट होता है। और पत्थर का जो कटिंग करते हैं, मशीन चलाते हैं, जो छेनी हथौड़े से काम करते हैं, तो बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, एल्वियोलाई में जाकर डिपॉजिट होते हैं। अब इस सिलिका को या स्टोन के पार्टिकल या सीमेंट के पार्टिकल जो होते हैं, कोई भी मैकेनिज्म हमारे बॉडी में ऐसी नहीं है जो इनको बॉडी से बाहर कर दे। एक बार अगर ये लंग्स में अंदर आए तो ये पड़े ही रहते हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ना शुरू होती है। तो लंग्स से कोई बाहर इनको कोई केमिकल में चेंज करना, इनको डिजॉल्व करना, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, सिलिका खास तौर पे। तो ये जब डिपॉजिट होना शुरू होते हैं तो लंग्स आपके धीरे धीरे चौक होना शुरू हो जाते हैं, लंग्स की एफिशिएंसी धीरे धीरे घट जाती है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आदमी का वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। ये बीमारी सिलिकोसिस कहलाती है, सिलिकोसिस। खासतौर पे सिलिका अगर डिपॉजिट होती है लंग्स में। बहुत सारे खदान में काम करने वाले परिवारों में आप जाके देखेंगे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले काफ़ी हेल्दी थे, बाद में वो धीरे धीरे उनकी बॉडी सिकुड़ना शुरू हो जाती है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है, इमेच्योर डेथ हो जाती है। कई बार वो अपनी उम्र भी प्राप्त नहीं कर पाते। बड़ा डेंजरस सिचुएशन होता है, केवल डेथ का इंतजार करते हैं। कई ऐसे परिवारों के बारे में सुनने को मिलता है, गांव है कहीं पे, इधर पत्थरों का खदान में काम करते हैं, वो गांव में लगभग 90% विधवाएं रहती हैं क्योंकि उनके आदमी सब खत्म हो गए इसी बीमारी के चलते। ये जो रजाई गद्दा बनाने वाले लोग हैं वो भी कॉटन के अंदर डस्ट पार्टिकल बहुत उड़ते हैं, कितना भी सुरक्षा करो, कितना भी मास्क लगाओ, फिर भी वो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं। तो क्या हम ये काम करना बंद कर दें? काम बंद करेंगे तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे, काम करेंगे तो सिलिका अंदर चली जाएगी। तो क्यों ना हम कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेज का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे
प्रोफेशनल टाइप के मास्क लगाकर इस तरह का काम हमको करना चाहिए, लेकिन हर गरीब आदमी ऐसा नहीं कर पाता है और वो लापरवाही के चलते ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ऐसी सभी बीमारियों को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आई थिंक अगर वो प्रोटेक्टिव मास्क लगाते और अपना थोड़ा सा इस चीज का अगर नॉलेज उनको होता कि ऐसा हो सकता है, तो शायद वो प्रिकॉशन के साथ ये काम करते और वो इस तरह की डेथ का शिकार नहीं होते। तो फिर भी ये एक डिसऑर्डर है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। और भी कई सारे इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे लंग्स को टारगेट करते हैं। खासतौर पे हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे, निमोनिया की हम बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती हैं। अभी हम कोरोना की भी बात कर सकते हैं। कोरोना में भी क्या होता है, वायरस हमारे लंग्स की एल्वियोलाई को डैमेज करता है, हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं और उनमें इंप्रूवमेंट नहीं होता। एक और आपने नाम सुना होगा, फाइब्रोसिस। एक्चुअली लंग्स, जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर छोटी छोटी गांठ, नोड, फाइबर जो आपके फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, और कुछ टिश्यू होते हैं जहां फाइबर रिलीज होते हैं, तो वो गांठ जैसे बना लेते हैं लंग्स के अंदर, नोड गांठ जैसे बन जाती है, फाइब्रोसिस कहलाता है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में ऐसा बन सकता है, गांठ बन जाती है लंग्स में। हाँ? तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 दिए हैं। एक अस्थमा, दूसरा एम्फाइसीमा और तीसरा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तीनों के नाम याद रखिए, क्योंकि जब आप बहुत सारे सिस्टम पढ़ लेंगे तो पूछा जा सकता है कि ये बीमारी किस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डिसऑर्डर है, कुछ मसल्स के डिसऑर्डर है, कुछ हार्मोन्स के डिसऑर्डर है। तो ये जब हम सब पढ़ लेते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एक एक सिस्टम के साथ जो जो रिलेटेड बीमारियां हैं उनके दिमाग में नाम याद होना चाहिए। तो इस तरह से आज ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगला चैप्टर तो नेक्स्ट क्लास में ही हम शुरू करेंगे।